वेलकम इन दिस वीडियो। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग मैनेजमेंट जो कि 6th सेमेस्टर डिप्लोमा में हम लोग को पढ़ना रहता है। ये कॉमन पेपर होता है मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक सभी के लिए। तो आज के इस वीडियो में हम लोग कुछ ऑब्जेक्टिव, कुछ इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव देखेंगे। हम आपको साथ डिस्कशन करेंगे, आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। तो इस वीडियो को अगर आप देखते हैं तो जो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा, आपके एग्ज़ाम के लिए भी। और अगर आप हमें कमेंट करके बताएंगे तो हम आपके लिए प्रीवियस ईयर का भी क्वेश्चन लेकर आएंगे। तो इंतज़ार रहेगा आपके कमेंट का। बाकी आप इस वीडियो को अंत तक देखें, जिससे कि आपको एक बहुत अच्छा इन्फॉर्मेशन मिलेगा। तो चलिए हम लोग बिना वक्त का बर्बादी किए हुए शुरू करते हैं। देखिए, बिजनेस फर्म प्रोड्यूस एंड सप्लाई वाइड वेराइटीज़ ऑफ गुड्स एंड, उसके बाद डैश दिया हुआ है, रिक्वायर्ड बाय द सोसाइटी। तो हमें जो बिज़नेस फर्म है वो प्रोड्यूस या सप्लाई जो करती है वो क्या करती है, गुड्स और सर्विसेज देती है। जैसे मान लीजिए, आपको एग्जांपल देते हैं कि कोई भी जब प्रोडक्ट बनाता है तो उस प्रोडक्ट को ये जब मार्केट में लाता है तो हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत क्या होता है कि वहाँ से जो हमें सामान मिल रहा है और सामान के साथ सर्विस भी मिलना चाहिए। और हमें क्या चाहिए, अगर एक सोसाइटी में अगर हम मेंबर हैं तो अगर कोई भी कंपनी अगर बहुत अच्छा प्रोडक्ट बना रही है तो हमारे पास वो किस तरह से आ रहा है, यानी कि हमारे पास सही से वो कैसे आएगा, ये हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होता है। यानी कि उसका सर्विस कैसा है। हम वहाँ से जब ख़रीदने जाते हैं तो वहाँ से हम इजीली उसे ले पाते हैं कि नहीं। तो इसका ऑप्शन जो है बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, यानी कि हमें गुड्स और सर्विसेज चाहिए। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, द ईयर 1991 इज़ फेमस फॉर। 1991 जो है वह किस चीज़ के लिए फेमस था। तो इसमें बहुत सारा ऑप्शन दिया हुआ है और सही वाला जो ऑप्शन है वो आपको यहाँ पे दिख भी रहा होगा कि यहाँ पे सी ऑप्शन सही है। तो हम सिर्फ इसी के बारे में बात करते हैं कि देखिए, ग्लोबलाइजेशन पॉलिसी लिबरलाइजेशन वाज एक्सेप्टेड बाय इंडिया। देखिए, इंडिया पहले पॉलिसी नहीं मान रही थी, पहले ग्लोबलाइज होना नहीं चाह रही थी, यानी कि हम लोग ग्लोबलाइज होना नहीं चाह रहे थे। पर 1991 में एक ट्रीटी साइन किया गया था, एलपीजी, लिबरलाइजेशन पॉलिसी ग्लोबलाइजेशन। तो उसके तहत हम लोग फिर ग्लोबलाइज हुए और उसके बाद हम लोग का जो डेवलपमेंट है वो सबसे ज़्यादा हुआ है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन जो है वो राइट हो जाएगा। अब उसके बाद हम देखें, थर्ड में है कि द प्राइमरी सेक्टर इंक्लूड्स ऑल द फॉलोइंग एक्सेप्ट। किसको छोड़ करके प्राइमरी सेक्टर जो है वो सभी से इंक्लूडेड है, किसको छोड़कर। तो प्राइमरी सेक्टर जो है वो मैन्युफैक्चरिंग को छोड़ देता है उसी मतलब मैन्युफैक्चरिंग को छोड़ करके ये सभी पर ये इंक्लूडेड है। इसमें फॉरेस्ट्री, माइनिंग, एग्रीकल्चर पर मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो पाता है वहाँ से प्राइमरी सेक्टर में। उसके बाद देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रोडक्ट कम्स अंडर पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री। तो पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री के अंतर्गत कौन सा प्रोडक्ट आता है। तो यहाँ पे हमारा पेपर दिया हुआ है, वुड दिया हुआ है, फिर व्हीकल है। तो एक प्लास्टिक ऑप्शन जो है हमारा ये राइट हो जाएगा, ये हमारा पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री के अंतर्गत आता है। उसके बाद है मैनेजमेंट काउजेज। तो मैनेजमेंट काउजेज का यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है कि मिस कम्युनिकेशन, फिर है वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज, उसके बाद है मिस कोऑर्डिनेशन। तो क्या मैनेजमेंट अगर हम कहीं भी अप्लाई करते हैं किसी इंडस्ट्री में तो क्या वहाँ पे मिस कम्युनिकेशन हो जाता है, क्या सही से वहाँ पे बात नहीं कर पाते हैं? ऐसा तो बिल्कुल नहीं होता है। क्या वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज हो जाता है, रिसोर्स जो भी है अगर हम मैनेजमेंट कर रहे हैं तो हम तो चाहते हैं कि वहाँ पे वेस्टेज नहीं हो। तो ये क्या हमारा रिसोर्सेज का वेस्टेज नहीं हो, तो यहाँ ऑप्शन में दिया कि वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज होता है, ये तो बिल्कुल गलत है। फिर मिस कोऑर्डिनेशन, तो हम लोग मैनेजमेंट के अंतर्गत तो कोऑर्डिनेशन के बारे में पढ़ते हैं, यहाँ मिस कोऑर्डिनेशन दिया, यानी कि इसका नन ऑफ द एबव जो है ये ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद है सिक्स नंबर में कि स्किल इज़ नीडेड एट टॉप लेवल मैनेजमेंट। मतलब कि कौन सा ऐसा नॉलेज है जो ज़रूरी है अगर हम टॉप लेवल मैनेजमेंट करना चाहते हैं, तो कौन सा ऐसा ऑप्शन जो है वो स्किल जो है वो हमारे लिए ज़रूरी है। तो यहाँ पे टेक्निकल दिया हुआ है कि कंसेप्चुअल एंड टेक्निकल कंसेप्चुअल, इस तरह से दिया हुआ है। एक में दिया हुआ है कंसेप्चुअल, टेक्निकल एंड ह्यूमन। यानी अगर आप एक टॉप लेवल मैनेजमेंट में जाना चाहते हैं, क्योंकि टॉप लेवल अथॉरिटी या मैनेजमेंट करने वाले जो भी होते हैं उनके पास सभी चीज़ का नॉलेज होना चाहिए।
सिर्फ टेक्निकल का नॉलेज होने से उन्हें कुछ नहीं होगा, ठीक है, सिर्फ टेक्निकल नॉलेज होने से कुछ नहीं होगा, या तो फिर कंसेप्चुअल नॉलेज है फिर टेक्निकल नॉलेज है, इससे भी कुछ नहीं होगा, और सिर्फ कंसेप्चुअल नॉलेज है इससे भी नहीं होगा। लेकिन यहाँ का जैसा डी ऑप्शन में है कि उनके पास कंसेप्चुअल भी होना चाहिए, टेक्निकल भी होना चाहिए और ह्यूमन का भी होना चाहिए, क्योंकि टॉप लेवल मैनेजमेंट के जो लोग होते हैं वो किसी और का इंटरव्यू लेते हैं, वो बहुत तरीके से इफ़ेक्ट करता है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए, इज रिक्रूटमेंट ऑफ राइट पीपल एट राइट प्लेस इन एन ऑर्गेनाइजेशन। स्टाफिंग जो है, हम आपको बताते हैं प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग और कंट्रोलिंग सभी के बारे में बताते हैं। प्लानिंग क्या कहने का मतलब होता है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जब भी हम कोई चीज़ लाते हैं, नया चीज़ लाते हैं, तो हम उसे प्लानिंग के साथ करते हैं। और ऑर्गेनाइजिंग की किसी चीज़ को हम जब ले आए हैं तो उसको कैसे ऑर्गेनाइज करना है। और डी ऑप्शन का बात करें तो कंट्रोलिंग जो होता है कि किसी को चीज़ को हम कैसे कंट्रोल करेंगे। पर यहाँ पे जो सी ऑप्शन में स्टाफिंग दिया हुआ है कि स्टाफिंग के अंतर्गत क्या होता है कि कौन आदमी जब हम रिक्रूट कर रहे थे, जब हम उसको अपने कंपनी में ला रहे थे, तो उसी समय से हमारा स्टाफिंग प्रोसेस शुरू हो जाता है। हम उसका इंटरव्यू लेते हैं, हम जानते हैं कि ये किस चीज़ पे वर्क करने लायक है। मान लीजिए इंटरव्यू में हम बात किए इससे, तो इसने बताया कि ये सीएनसी के लिए, मतलब सीएनसी में ये बहुत अच्छा है, उसके पास सर्टिफिकेट है। तो हम क्या करेंगे, वहाँ से ही इस आदमी को जिसको हम रिक्रूट करेंगे उन्हें हम सीएनसी पे ही वर्क देंगे, तो ये सीएनसी के लिए उपयुक्त हो जाएंगे। तो यही होता है स्टाफिंग के, राइट आदमी को राइट जगह पे काम करने के लिए हम जब देते हैं तो यही स्टाफिंग कहलाता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि राइट प्लेस इन एन ऑर्गेनाइजेशन राइट पीपल के लिए, यानी कि सही आदमी को सही जगह पे ऑर्गेनाइजेशन में या स्टाफिंग के अंतर्गत आ जाएगा। उसके बाद है 8 नंबर क्वेश्चन में कि पॉलिसी मेकिंग इन एन इंडस्ट्री इज़ ए रोल ऑफ। पॉलिसी मेकिंग कौन करता है, तो एडमिनिस्ट्रेशन किसी भी इंडस्ट्री में एक ऐसा ओहदा है जो कि किसी भी इंडस्ट्री में पॉलिसी को बनाते हैं कि ये क्या पॉलिसी इसका रहेगा, ठीक है। उसके बाद देखिए 9th नंबर क्वेश्चन में हमारा है कि साइंटिफिक मैनेजमेंट वर्क्स ऑन। साइंटिफिक मैनेजमेंट जो है वो किस चीज़ पे वर्क करता है, तो ये वर्क करता है रिसर्च एंड एक्सपेरिमेंटेशन में। जब फर्स्ट ऑप्शन जो है हमारा, उसी पे हमारा ये जो साइंटिफिक मैनेजमेंट है ये काम करता है। क्योंकि अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को जब हम चलाते हैं तो वहाँ पे हम बहुत तरह का मैनेजमेंट लाते हैं। तो जो साइंटिफिक मैनेजमेंट में जो हमारा काम करता है वो हमारे कंपनी के लिए रिसर्च करता है, वो एक्सपेरिमेंट करता है, ठीक है। तो ये यहाँ पे हो जाएगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा, बाकी हमें पढ़ने का भी ज़रूरत नहीं है। उसके बाद देखिए व्हाट इज स्पिरिट डी कॉर्प्स, ये क्या होता है, ये हमारे लिए भी नया है यहाँ पे। तो स्पिरिट डी कॉर्प्स जो होता है, इट इज़ ए प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, ये एक प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है। और जैसे ही अगर आप किसी भी क्वेश्चन को बना रहे हैं, अगर आपको इस तरह का कुछ आ गया जिसके बारे में आप नहीं पढ़े हैं, तो आप अगर मैनेजमेंट का क्वेश्चन बना रहे हैं तो ये प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट ही होगा। आप इस तरह से बी ऑप्शन में क्लिक कर सकते हैं, बाकी इसके बारे में मुझे भी जानकारी नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। द प्रोसेस ऑफ मॉनिटरिंग, कंपेयरिंग एंड करेक्टिंग इज कॉल्ड। अगर हम किसी चीज़ को मॉनिटर कर रहे हैं, किसी चीज़ को कंपेयर कर रहे हैं, या फिर उस चीज़ को सही कर रहे हैं यानी करेक्ट कर रहे हैं, तो इसको क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं कंट्रोल करना। क्योंकि मॉनिटर भी कर रहे हैं, हम दूसरे से कंपेयर भी कर रहे हैं कि अरे अगर वहाँ पे एक ही मशीन है, वहाँ पे 10 प्रोडक्ट अगर वहाँ बना तो यहाँ पे भी हमारा 10 प्रोडक्ट उतना देर में बनना चाहिए, सेम मशीन है। तो यहाँ पे हम कंपेयर भी कर रहे हैं, उस चीज़ को सही भी कर रहे हैं, तो ये कौन करता है, कंट्रोलिंग के अंतर्गत आता है। उसके बाद देखिए ए ज्वाइंट वेंचर कैन बी डिफाइंड एज। ज्वाइंट वेंचर को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं, तो ज्वाइंट वेंचर जो होता है वो होता है टू फर्म्स कोलेबरेट विथ ईच अदर ऑन ए स्पेसिफिक प्रोजेक्ट। यानी जब भी कोई, मान लीजिए कि कोई एक प्रोजेक्ट आया, नया प्रोजेक्ट आया, अब उस प्रोजेक्ट को करने के लिए बहुत, मतलब कि एक आदमी से, यानी कि एक ग्रुप का है, वहाँ से हमें लग रहा है कि इनसे नहीं संभल पाएगा, तो वैसे में हम क्या करते हैं कि किसी और ग्रुप को भी शामिल कर देते हैं। कि जैसे अब ग्रुप जब बढ़ेगा तो वहाँ पे लोग बढ़ेंगे, उनके आइडियाज़ बढ़ेंगे, तो वहाँ पे किसी भी प्रोजेक्ट को करने में हमें मदद मिलेगी। तो इसलिए हम लोग ज्वाइंट वेंचर करते हैं। तो ज्वाइंट वेंचर में क्या होता है
कि टू फर्म्स कोलेबरेट विथ ईच अदर ऑन ए स्पेसिफिक प्रोजेक्ट। अब मान लीजिए कि एक नया चीज़ का इन्वेंट करना है, ऐसे में दो कंपनी है तो दो कंपनी भी ज्वाइंट वेंचर कर सकती है नए प्रोडक्ट को लाने के लिए। तो उनके बीच में भी बहुत कुछ होता, मतलब वो ट्रीटी साइन करते हैं कि ठीक है हम अपना मेंबर को देंगे, आप अपना मेंबर को देंगे और एक चीज़ पे हम लोग वर्क करेंगे। तो इसी तरह से कोई स्पेसिफिक प्रोजेक्ट रहता है उस पर वर्क करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्रुपिंग द एक्टिविटीज़ grouping the activities or operations of an enterprise into various units is referred as। अगर हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में ग्रुपिंग द एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, यानी कि ग्रुप में बांट दे रहे हैं, एक्टिविटी है उसको ग्रुप में बांट दे रहे हैं, या तो ऑपरेशंस है उसको हम ग्रुप में बांट दे रहे हैं कि ये इस ग्रुप का है, ये इस ग्रुप का, ये इस ग्रुप का, किसी भी इंटरप्राइजेज में, तो ये किस चीज़ को दिखाता है? सेंट्रलाइजेशन पहला ऑप्शन है। तो सेंट्रलाइजेशन का मतलब तो हुआ बांटना नहीं, सभी को एक चीज़ में बांट कर देना। उसके बाद है डिपार्टमेंटेशन, तो ये ऑप्शन देखिए सही है। जब हम किसी चीज़ को, किसी एक्टिविटी ऑपरेशन को जब हम बांट दे रहे हैं, ग्रुप में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो ये डिपार्ट बाय डिपार्ट में कर रहे हैं, तो ये डिपार्टमेंटेशन के अंतर्गत आएगा। तो आगे हमें पढ़ने का भी जरूरत नहीं है, ये राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन में देखिए कि कैन बी डिफाइंड एज रनिंग बिजनेस बाय सिंगल ओनर। अगर आप पढ़े होंगे मैनेजमेंट थोड़ा बहुत भी, तो आपको पता होगा कि जब भी कोई सिंगल ओनर किसी भी कंपनी को जब चलाता है तो उसे हम सिंगल प्रायोरिटरशिप कहते हैं, या तो प्रायोरिटरशिप सिर्फ कहते हैं। इसका मतलब होता है कि कोई भी एक कंपनी का ओनर सिंगल है, ठीक है। अब पार्टनरशिप में क्या होता है कि पार्टनरशिप में दो या दो से अधिक लोग जब किसी कंपनी को रन करते हैं तो वो पार्टनरशिप के अंतर्गत कहलाता है। फिर प्राइवेट लिमिटेड क्या होता है? अब कोई भी कंपनी है तो वहाँ पे अगर प्राइवेट लिमिटेड आ गया, यानी कि वहाँ पे कुछ लिमिटेड लोग होंगे जो मिल करके किसी कंपनी को चला रहे हैं। फिर पब्लिक लिमिटेड है, कि पब्लिक लिमिटेड कहने का मतलब होता है कि उसमें गवर्नमेंट का भी शेयर रहता है, ठीक है। गवर्नमेंट का भी शेयर रहता है, यानी 51% गवर्नमेंट का शेयर रहता है, फिर 49% किसी अलग अदर आदमी का रहता है, ठीक है। इसका जो सिंगल ऑनर जहाँ भी आएगा आप प्रायोरिटशिप मारेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं 15th नंबर क्वेश्चन में। तो विच आर फैक्टर्स इन विच अ स्पैन ऑफ कंट्रोल डिपेंड्स। मतलब फैक्टर है जो स्पैन ऑफ कंट्रोल जो डिपेंड करता है। तो यहाँ पे ट्रेंड एंड एक्सपीरियंस सबऑर्डिनेट्स, टाइप ऑफ वर्क, कैपेसिटी ऑफ एग्जीक्यूटिव और मैनेजर्स, ये सभी फैक्टर्स हैं जिस पे स्पैन ऑफ कंट्रोल जो है वो आपका डिपेंड करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अनलिमिटेड लायबिलिटी इज प्रेजेंट इन। अनलिमिटेड लायबिलिटीज़ यानी कि बहुत ज़्यादा लायबिलिटीज़ है, वो किस में होता है? प्रायोरिटशिप में और पार्टनरशिप में। देखिए लायबिलिटीज़ करने का मतलब होता है कि आपके पास बहुत ज़्यादा मतलब चांसेस है कि आप उसमें चेंज कर सकते हैं, कि कुछ भी आपका अगर मन है तो हम उसमें कन्वर्ट कर सकते हैं उस चीज़ को। तो अनलिमिटेड लायबिलिटीज़, तो ये प्रायोरिटशिप यानी कि सिंगल ओनर में भी होता है और पार्टनरशिप में, यानी बोथ ए एंड बी में होता है। अब देखिए अचीवमेंट ड्यू टू वन विल बी शेयर्ड बाय ऑल अदर्स, दिस हैपेंस इन। ये किस में होता है कि अचीवमेंट, अब एक के वजह से अगर अचीवमेंट हुआ तो लेकिन शेयर किया जाता है ऑल अदर्स में। ये किस में होता है? जनरल पार्टनरशिप या लिमिटेड पार्टनरशिप। तो ये दोनों में होता है कि जब अचीवमेंट किसी एक के द्वारा भी किया गया तो उसे शेयर सभी ऑल अदर्स के साथ किया जाएगा। देखिए फैक्ट्रीज एक्ट कम्स इनटू फोर्स फ्रॉम, कब आया था? तो ये आया था आपका 1 अप्रैल 1949 में। फैक्ट्री एक्ट कब आया था? 1 अप्रैल 1949 में। ये आपको सभी को याद रखना है। उसके बाद देखिए वैट एंड सेल्स टैक्स फॉल्स अंडर। देखिए वैट और वैल्यू एडेड टैक्स, वैट का मतलब होता है वैल्यू एडेड टैक्स, एंड सेल्स टैक्स फॉल्स अंडर, ये किसके अंतर्गत आता है? वैट और सेल्स टैक्स किसके अंतर्गत आता है? तो देखिए अब आपको बताते हैं कि टैक्स जो है वो बहुत तरह का होता है। कुछ होता है इनडायरेक्ट टैक्स, एक होता है सर्विस टैक्स, एक होता है डायरेक्ट टैक्स, ठीक है। तो अब इनडायरेक्ट टैक्स करने का मतलब क्या है कि उस चीज़ पे
पहले से ही कर, जब मैन्युफैक्चरिंग हो रहा था उसी समय हमें कर लगा दिया गया है। जैसे मान लीजिए कि हम गए खरीदने के लिए किसी चीज़ को, तो जब हम खरीदते हैं तो जस्ट हमारे बिल में लगा के देता है कि भैया आपका जीएसटी टैक्स इतना लगेगा इस चीज़ पे, आप इतना दीजिए, ये टैक्स दीजिए। और लेकिन लेकिन वो जो सामान हम खरीद रहे हैं उस सामान पे अगर पहले से भी टैक्स जो लगा हुआ रहता है, वैट टैक्स, सेल्स टैक्स, ये सभी टैक्स जो लगा रहता है वो एक इनडायरेक्ट टैक्स के अंतर्गत आता है। लेकिन डायरेक्ट टैक्स जो है वो हमसे डायरेक्ट लिया जाता है। जैसे अभी जो है मोदी जी के गवर्नेंस में एक जो आया है, एक जो टैक्स जो है वो आया कि सभी चीज़ के लिए एक ही टैक्स देना आपको पड़ेगा, ठीक है। और सर्विस टैक्स जो है, अब कोई भी गए, आप मॉल गए तो वहाँ पे तो आपको मॉल गए तो वहाँ पे तो आप अगर सामान खरीदते तो वो आपको सर्विस टैक्स लेगा ही, तो वो सर्विस टैक्स के अंदर आता है। और डायरेक्ट टैक्स जो है वो आज के दौर में हम लोग देखते ही हैं। तो वैट जो है वो एक इनडायरेक्ट टैक्स लगता है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। द नेसेसिटी ऑफ इंडस्ट्रियल एक्ट इज टू प्रोटेक्ट द इंटरसेक्ट्स ऑफ द नेसेसिटी ऑफ इंडस्ट्रियल एक्ट। ये जो है क्या ज़रूरी था इंडस्ट्रियल एक्ट का, और ये किसके मतलब प्रोटेक्ट कर मतलब किस चीज़ को प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट करता है, तो ये वर्कर्स और एम्प्लॉयर्स, जितने भी वर्कर्स हैं, एम्प्लॉयर्स हैं, उनके लिए इंडस्ट्री एक्ट जो है वो बहुत ज़रूरी था। देखिए इंडस्ट्री एक्ट आया तो उसमें क्या हो गया कि सभी इंडस्ट्री में कि अगर मान लीजिए वर्कर है तो उसको हेल्थ का सुविधा मिलना चाहिए और भी बहुत तरह का अलाउंस मिलना चाहिए। तो ये सभी इंडस्ट्री एक्ट आने के बाद ही हुआ। तो ये वर्कर्स और एम्प्लॉयर्स दोनों के लिए इम्पोर्टेंट था। अब देखिए सेफ्टी मैनेजमेंट डील्स विथ, सेफ्टी मैनेजमेंट किसके साथ डील करती है, तो ये सेफ्टी जो है वो प्रिवेंशन ऑफ एन एक्सीडेंट, यानी कि एक्सीडेंट ना हो ये प्रिवेंट करने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। कोलैप्स ऑफ क्रेन इज ए काउज ऑफ एक्सीडेंट अंडर विच टाइप ऑफ एक्सीडेंट इट कम्स। कोई क्रेन है और वो कोलैप्स कर गई, वो ख़त्म हो गई, वो तो अगर इस तरह का काउज होता है, एक्सीडेंट होता है, तो ये किस तरह के एक्सीडेंट के अंतर्गत आएगा, तो ये आएगा मैकेनिकल काउज ऑफ एक्सीडेंट। ये कोई नेचुरल काउज ऑफ एक्सीडेंट नहीं, या तो ह्यूमन इधर इसका नहीं, ये एक मैकेनिकल काउज ऑफ एक्सीडेंट के अंतर्गत आएगा, इसे आप ध्यान रखिएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कैपिटल रिक्वायर्ड बाय कंपनी टू परचेज बिल्डिंग फॉर स्टार्टिंग द कंपनी इज कॉल्ड एज। अगर हम को कुछ पैसा ज़रूरत है और जिससे कि हम कंपनी स्टार्ट करते हैं, कंपनी का बिल्डिंग बनाना चाहते हैं या स्टार्ट करना चाहते हैं, तो वो कौन सा पैसा कहलाएगा, वो कौन सा कैपिटल कहलाएगा, तो वो फिक्स्ड कैपिटल कहलाएगा। क्योंकि ये पैसा हमारा लग चुका है, इतना लगेगा ही लगेगा, ठीक है, वहाँ से स्टार्ट होगा, तो ये फिक्स्ड कैपिटल कहलाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो वेरिएंस रिपोर्ट इज द डिफरेंस बिटवीन आउटकम ऑफ द कंपनी। तो ये एक प्लान्ड बजट एंड एक्चुअल बजट जो होता है वही हमारा वेरिएंस रिपोर्ट उसमें पता चलता है। विच इज इनपुट टू एमआरपी। एमआरपी में क्या डाला जाता है कि विच इज इनपुट मतलब एमआरपी में क्या क्या डाला जाता है, तो ये करंट फोरकास्टिंग, बिल ऑफ मटेरियल, ऑन हैंड इन्वेंट्री, यानी कि जितना इन्वेंट्री वगैरह लगा उसमें, बिल ऑफ मटेरियल, करंट, ये सभी हमारा मैक्सिमम रिटेल प्राइस में एडेड होता है। अब देखिए वैल्यू एडेड टैक्स, वैट इज ए टैक्स ऑन। ये जो वैल्यू एडेड टैक्स आपको हम बता रहे थे ऊपर, ये किस चीज़ पे लगता है, मतलब इज ए टैक्स ऑन किस पे, तो गुड एंड सर्विसेज, जो हम प्रोड्यूस करता है कोई भी, यहाँ गुड नहीं बल्कि गुड्स एंड सर्विसेज होगा, ठीक है। तो हम लोग देख लिए यहाँ पे ये एम्प्लॉयज़ अर्निंग पे, ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट या इन्वेस्टमेंट अर्निंग, ये सब पे वैट नहीं लगता, ये गुड्स एंड सर्विसेज पे लगता है। अब देखिए इंटरनल सोर्सेज ऑफ फाइनेंस इज, इंटरनल सोर्स ऑफ फाइनेंस ये क्या होता है, तो ये आपका डेफर्ड टैक्सेशन, शेयर्स, डिवेंचर्स, ये सभी होगा यहाँ पे, ऑल ऑफ दी एबव होगा इंटरनल सोर्स ऑफ फाइनेंस। अकॉर्डिंग टू विच एक्ट, कौन सा एक्ट जो है वो ए बिजनेस रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ए बैलेंस शीट,
कौन से एक्ट के अंतर्गत आया जिसमें कि बिजनेस जो इज़ रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ए बैलेंस शीट, जिसमें कि बैलेंस शीट हमें बनाना पड़ता है, यानी कि मतलब उसको कंपनी को, किसी भी बिजनेस मैन को हमारा एक ज़रूरत हो गया कि एक बैलेंस शीट बनाने का। ये कौन सा एक एक्ट आया था? तो ये कंपनी एक्ट आया, तो उसमें हमें एक बैलेंस शीट बनाना पड़ा। देखिए मुख्यतः बैलेंस शीट एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इससे आपको पता चलता है, अगर आप बैलेंस शीट बनाते हैं तो उससे आपको पता चलता है कि हम किस समय में कितना हमें रिक्वायर्ड है, कितना हमारा सेलिंग हुआ, कितना हम परचेज किए, तो ये बहुत ज़रूरी है। तो ये कंपनी एक्ट के अंतर्गत आया था। विच इज़ पार्ट ऑफ मटेरियल मैनेजमेंट। मटेरियल मैनेजमेंट किसका पार्ट है? तो ये एक इन्वेंट्री मैनेजमेंट का। आपको हम इन्वेंट्री के बारे में बताते हैं कि इन्वेंट्री क्या होता है। जैसे मान लीजिए कि कोई भी हमने कोई दुकान खोले, अब दुकान हम खोले तो हम दुकान के आगे में कुछ कलम बेच रहे हैं हम, तो कलम रखेंगे, 20-25 कलम बेचेंगे, ठीक है, 20-25 कलम रखे रहेंगे। अब 20-25 कलम का ही हमेशा हमारे पास मांग नहीं रहेगा। हो सकता है कि टीचर्स डे समय आ गया, अब बहुत ज़्यादा बिक्री होना शुरू हो गया, ठीक है, उस समय में कलम का बहुत ज़्यादा बिक्री होना शुरू हो गया, तो कुछ हमारे पास मटेरियल रहना चाहिए, मतलब कि कुछ नंबर ऑफ़ प्रोडक्ट जो है हमारे पास इन्वेंट्री, यानी कि कुछ हमारे पास रखा हुआ रहना चाहिए कि अगर हमसे कभी 200-300 अगर आ गया कि 200-300 कलम दीजिए, तो हम सिर्फ 20 ही रखे रहेंगे तो नहीं ना होगा, हमें कुछ इन्वेंट्री करके रखना होता है। तो जब मटेरियल मैनेजमेंट जो है ये एक पार्ट है इन्वेंट्री मैनेजमेंट का, आपको समझ में आ गया होगा। विच इज़ नॉट द फीचर ऑफ ERP। कौन सा इसमें से है जो ERP का फीचर नहीं है? तो यहाँ पे डिफरेंट लुक फॉर ईच मॉड्यूल, ये हमारा ERP के लिए फीचर नहीं है। उसके बाद देखते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द नेम गिवन टू ए बिल। अब देखिए हम यहाँ से कहते हैं कि 30 तक, इस वीडियो में हम लोग 30 तक डिस्कशन किए, और आई होप कि आपको 30 तक सभी समझ में आ गया होगा। एक दो अगर नहीं भी समझ में आया होगा तो आप ज़्यादा स्ट्रेस लेने का ज़रूरत नहीं है। कुछ कुछ जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है, आप उसे अच्छे से देख लें, बाकी कुछ नहीं भी इम्पोर्टेंट है आप उसे स्किप करें, पर जो जो आपको इम्पोर्टेंट लगे उसे आप नोट डाउन कर सकते हैं, उसे आप अच्छे से देख सकते हैं। आप एक बार नहीं बल्कि 2-3-4 बार करके इस वीडियो को देखें, जिससे कि आपको ये बहुत बेनिफिशियल होगा। तो ये था प्रीवियस ईयर का नहीं था ये। अब अगर आप कमेंट में कोई भी लोग कहते हैं कि प्रीवियस ईयर का बनाइए, तो हम प्रीवियस ईयर का मैनेजमेंट का और काफ़ी अच्छे डिस्कशन के साथ इसमें हम मानते हैं 1-2 क्वेश्चन में हम फंस भी रहे थे, पर हम उसमें काफ़ी अच्छे डिस्कशन के साथ वहाँ पे हम करेंगे। तो इस वीडियो में यहीं तक मिलते हैं अगले वीडियो में, और हम क्वेश्चन बैंक भी लेकर आएंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।